उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात कोविड की कर लेते हैं। तो लगातार राज्य में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और आज तो 5 लोगों की मौत हो गई है। आज उत्तराखंड में 1292 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून और नैनीताल जिलों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में भी लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तराखंड में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर आपको बता दें 5000 के पार हो गए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच अब उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज जो है आज से लगनी शुरू हो गई है। बूस्टर डोज के पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के साथ 60+ लोगों को लगाई जा रही है। साथ ही जिन लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगने के 9 महीने पूरे हो गए हैं, उनको भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। हेल्थ वर्कर हैं और 60+ जो हैं वो सब पहुंच रहे हैं। उनको मैसेजिंग करवा दिया गया था और सबको पता है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम ख्याल रख रहे हैं। बीजेपी का मैनिफेस्टो अगले 10 सालों के उत्तराखंड के विकास का विजन डॉक्यूमेंट होगा, जिसे जल्द ही जनता के बीच लाया जाएगा। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद मीडिया के सामने आए सीएम धामी ने यह बात कही है। सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार की 5 सालों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है। सीएम ने कहा कि हम जीत को लेकर भरोसेमंद हैं। पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड के विकास के लिए स्वीकृति हुई है। सीएम ने कहा है कि ये चुनाव उनके कारनामे और हमारे काम के बीच होने वाला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सीएम ने कहा है जिनके कार्यकाल में अवैध खनन को डीएफओ और डंपर चढ़ाने का प्रयास किया गया, वो आज अवैध खनन की बात कर रहे हैं। किस प्रकार की सरकार चलती थी, किस प्रकार से माफिया डंपर चलाते थे, मुझे याद है आज भी। कल्याणी नाम की जो डीएफओ होती थी, वो सब लोग भूले नहीं है। उस पर किस तरह से जो है वहां पर गाड़ियां चलाई गई थी, किस प्रकार से हमले हुए थे, किस प्रकार से माफियाओं को संरक्षण मिलता था, हम भली भांति जानते हैं। और आज बहुत सारे नेता हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। उत्तराखंड में हर चुनाव में करप्शन मुद्दा बनता है और ऐसा ही 2022 के चुनाव में भी होने जा रहा है। इस बार कटघरे में बीजेपी है और कांग्रेस 2022 में करप्शन के मुद्दे पर एक्शन का भरोसा दे रही है। 8 जनवरी को आदर्श आचार संहिता लगी और कांग्रेस का आरोप है कि आचार संहिता के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद इतना करप्शन हुआ कि भ्रष्टाचार के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए, ध्वस्त हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत ने जब हमले करने शुरू किए, करप्शन का एक मामला गिनवाया। हरीश रावत ने कहा, शराब के महकमे, शिक्षा, खनन, स्वास्थ्य और कोऑपरेटिव में सबसे ज्यादा खेल हुआ। विदेशी वाइन के नाम पर करोड़ों का घपला हुआ। शिक्षा विभाग में आखिरी दिन बेहिसाब ट्रांसफर हुए पैसे लेकर। रविवार को पैसों के दम पर सचिवालय में 600 आदेश हुए। कोऑपरेटिव और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बैकडोर की भर्ती हुई। इतना नहीं, संवैधानिक पदों पर आखिरी दिन लोग बैठा गए। और तो और विधानसभा में भी नौकरी के नाम पर गड़बड़ियां हुई। ये बड़ा शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा में बड़े नग्न तरीके से हो रहा है। कल इतवार के दिन कार्यालय खुलवा करके 600 के करीब आदेश निकाले गए हैं। 2017 में शराब, खनन और करप्शन को लेकर बीजेपी ने हरीश रावत को निशाने पर लिया था और अब 2022 में बीजेपी की बारी आई तो हरदा ने हमले का कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके मंत्रियों और अफसरों को निशाने पर ले लिया, जिसके बाद बवाल मच गया। खुद मुख्यमंत्री धामी ने इसका जवाब दिया। उनको देखना चाहिए कि जब वो सरकार में थे उन्होंने क्या क्या किया। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेस के लोग सवाल खड़ा करें, ये किसी की समझ से परे है।
शराब, शिक्षा, खनन, स्वास्थ्य कोऑपरेटिव के साथ सचिवालय में बड़े करप्शन के आरोप कांग्रेस ने ऐसे वक्त पर लगाए हैं जब वोटिंग में ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा। ऐसे में एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार राज्य के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप लग रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी का कहना है कि अब तक के भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड सिर्फ एक दिन में टूट गए हैं, जिसके बाद वर्तमान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ और गलत डॉक्यूमेंट वालों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। वैसे आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज तक कोई भी शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीत पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी शिक्षा विभाग में जो स्थानांतरण किए हैं वो बहुत बड़ा घोटाला है और मंत्री संतरियों के जो चहेतों के जो ट्रांसफर हुए हैं और जो लोग वास्तव में ट्रांसफर के हकदार थे, जो पीड़ित थे, बीमार थे, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ और ऐसे लोगों के ट्रांसफर किए गए जो उनके चहेते थे। इस दृष्टि से ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए अब तो आचार संहिता लागू है, अधिकारी लोग अपना काम कर रहे हैं और किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं। जो सही काम है वो करना चाहिए और आदर्श आचार संहिता का जो नियम है उसका पालन सभी को करना चाहिए। किसी कीमत पे इस काम को हम लोग नहीं करते और जिस आदमी ने 5 साल इस व्यवस्था को रोकने का काम किया है, सारी लेखिस को रोकने का काम किया है, उससे आप उस व्यक्ति से आप ऐसे कामों की उम्मीद ना करें। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बवाल के बाद शिक्षा विभाग बैकफुट पर दिख रहा है। जनवरी में हुए सभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इसका आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस ने ट्रांसफर में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए थे और चुनाव आयोग से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि आचार संहिता लगने के बाद ट्रांसफर किए गए और अब जनवरी में हुई शिक्षा विभाग के सभी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। और शिक्षा विभाग से ही अगली खबर है। आपको बता दें, हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। विद्याशंकर चतुर्वेदी को शिक्षा सचिव ने सस्पेंड कर दिया है। आचार संहिता लगने के बाद टीचर्स की ज्वाइनिंग कराने का आरोप है और बैक डेट में ज्वाइनिंग का ये आरोप था, जिसके बाद अब हरिद्वार में जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मंदिर पहुंचे और अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। हालांकि कांग्रेस के आरोप लगा दिया है कि बीजेपी अपने काम के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव का जलाभिषेक करके की। देहरादून के टपकेश्वर में मुख्यमंत्री ने अपनी मां के साथ पूजा अर्चन किया और आशीर्वाद लिया कि कोरोना से प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे और 2022 के जिस चुनाव प्रचार की वो शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें भगवान का आशीर्वाद मिले। आशीर्वाद लेने आए हूँ और हमको भी किसी भी काम में जाते हैं तो भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई संपन्न नहीं होता है और हमारे देवादिदेव भगवान भोलेनाथ महादेव, टपकेश्वर महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहेगी और निर्विघ्न रूप से सारी चीजें संपन्न होंगी। मुख्यमंत्री धामी ने करीब 45 मिनट शिव पूजन किया और चुनाव प्रचार से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया तो कांग्रेस ने भी निशाना साधा। कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि बीजेपी भगवान के नाम का भी इस्तेमाल करती है और सीएम धामी माफी मांगने भगवान के दरबार में गए। ये यत्र तत्र सर्वत्र भगवान सब जगह है। जब आदमी पाप कर देता है बहुत ज्यादा तो उस पाप को धोने के लिए भगवान की शरण में जाता है और प्रभु को सब पता है कि मैंने इसे मौका दिया और उस मौके पर इन्होंने खनन, गंगा मैया का सीना चीरने, यमुना मैया का सीना चीरने के अलावा कुछ नहीं किया, युवाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। 22,000 कहकर 2,000 रोजगार नहीं दे पाए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और चुनाव जैसे अहम मौके पर नेता जनता और भगवान दोनों को प्रणाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में 2022 के चुनाव प्रचार की शुरुआत मुख्यमंत्री धामी ने भगवान के आशीर्वाद के साथ की, लेकिन जनता का आशीर्वाद और साथ कितना मिलेगा ये 10 मार्च के नतीजे तय करेंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं रुद्रपुर में गौवंशीय पशुओं को काट कर फेंकने के मामले में बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल और कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के बीच टकराव का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक और उनके भाई संजय ठुकराल मर्यादा भूलकर
कांग्रेस नेता के साथ गाली गलौज करते दिख रहे हैं और इसके साथ ही दोनों लोग बेहद आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मामला तब बिगड़ा जब घटना के साथ हिंदूवादी संगठनों का नाम जोड़ने की अफवाह उड़ी। हालांकि एसएसपी और पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आपसी टकराव का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश में 2 घोषणा पत्र होंगे। पार्टी के घोषणा पत्र के साथ ही हर विधानसभा में एक घोषणा पत्र स्थानीय स्तर पर भी घोषित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी जाएगी। प्रत्याशी जब विधायक बन जाएंगे तो वो इस स्थानीय घोषणा पत्र पर काम करेंगे। ये उत्तराखंड के अंदर पूरे प्रदेश स्तर पे जो अलग अलग समस्याएं हैं जिससे यहाँ के लोग जूझते रहे, उनको लेकर के प्रदेश स्तर पे एक मैनिफेस्टो तैयार कर रही है पार्टी। दूसरा जो है, हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग मैनिफेस्टो होगा जो वहाँ की स्थानीय समस्याओं को लेकर के होगा, जो विधायक जीतने के बाद जिसे जो है पूरा करेगा। आज से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नव परिवर्तन संवाद की शुरुआत की। नव परिवर्तन संवाद से प्रदेश भर के कार्यकर्ता जुड़े। मनीष सिसोदिया ने नव परिवर्तन संवाद के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा दोनों पार्टियों ने सरकारों ने उत्तराखंड को लूटा है। तो बीजेपी कांग्रेस पर जमकर उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने वाले आंदोलनकारी उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उत्तराखंड के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सोशल मीडिया में उम्मीदवारों की कई लिस्ट जो है वायरल हो रही है, जिससे प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इन वायरल लिस्टों के जरिए दावा किया जा रहा है कि इन सीटों से इन दावेदारों का टिकट पक्का हो चुका है, बस घोषणा बाकी है। जबकि हकीकत तो ये है कि अभी तक कोई भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी सोशल मीडिया में फैल रही इन लिस्ट को फर्जी बताया है। लोग जो हैं अपने अपने चहेतों की कोई फेक लिस्ट बना देते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात की जाए, अभी हमारी जो प्रक्रिया है, जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जिसको पर्यवेक्षक कहते हैं, वो जाना शुरू हुए हैं विधानसभा वार। बागेश्वर में कांग्रेस दावेदार और प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने आरोप लगाया है कि निवर्तमान विधायक चंदन राम दास चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रही हैं। कांग्रेस महामंत्री ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं और दावा किया है कि जनता को लुभाने के लिए क्षेत्रीय विधायक ने रविवार को एक गांव में जनसभा की और ग्रामीणों को साज बाज का सामान बांटा है। इस मामले में कांग्रेस नेता ने जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है और जांच की मांग की है। वहाँ से वीडियो भी आई है कि चंदन दास जी यहाँ हारमोनियम बांट रहे हैं और किट बांट रहे हैं, लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं, अपने चेहतों को जो है इस तरीके से लुभाने का काम कर रहे हैं। ये सरेआम चुनाव आयोग इसे अनदेखी कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को रुड़की में बड़ा झटका लगा है। रुड़की नगर निगम के 14 पार्षदों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। पार्षदों का आरोप है कि उनके वार्डों में विकास कार्यों को दूसरा पार्षद गुट बाधा पहुंचा रहा है और इसलिए उन्हें सामूहिक इस्तीफा देना पड़ा है। रुड़की निगम बनने के बाद से ही मेयर और पार्षदों में तालमेल नहीं बन पाया है, जिससे शहर के कई विकास कार्य अवरुद्ध हो रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि जिला अध्यक्ष से बात की जाएगी और पार्षदों को मना लिया जाएगा। डॉक्टर साहब बोल दो। बड़े शर्म की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आज तक किसी ने हमारी कोई सुध नहीं ली कि भाई भारतीय जनता पार्टी के वार्डों के जो पार्षद थे उनके कार्य क्यों निरस्त कराए गए। किया गया है कि जो भी हमारे भाजपा का बोर्ड हुआ था उसमें भाजपा के पार्षदों के 16 पार्षदों के प्रसाद भाजपा के ही पार्षदों के द्वारा कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर गिराए गए थे और उससे ही वो अपने बहुत आते, इसलिए सामूहिक इस्तीफा आज भाजपा से सबने दे दिया है और बोर्ड भाजपा का खत्म हो चुका है रुड़की से। जिलाध्यक्ष जी से बात की जाएगी। ऐसी क्या विषय है, किस कारण उनमें इस तरह की बात आई है,
इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं। अगर कहीं कोई दिक्कत है संगठन में तो उसमें बातचीत करके जिलाध्यक्ष जी। पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभाओं में से 3 में महिला वोटर सबसे बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। हालत ये है कि जिधर महिला वोटर जाएंगी, जीत का सेहरा भी उसी पार्टी के सिर पर होगा। पिथौरागढ़, डीडीहाट और धारचूला ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हार जीत का फैसला महिला वोटर्स करेंगी। इन तीनों विधानसभाओं में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। बीते चुनाव में इन विधानसभाओं में मतदान में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा शिरकत की। ऐसे में महिला मतदाताओं की भूमिका और ज्यादा निर्णायक साबित हो सकती है। जब तक कि प्रोसेस चल रहा है तो कुछ और मतदाताओं को हम जोड़ने की कोशिश करें, और लिंगानुपात हमारा 1000 है और इनिशियली वो 999 था। स्पेशल समरी रिवीजन के बाद 1000 है और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे यहाँ महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। पिथौरागढ़ विधानसभा में कुल 1,09,171 मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या जहां 54,068 है और महिला वोटर की तादाद 55,103 है। वहीं धारचूला विधानसभा में कुल मतदाता 87,481 हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 43,581 तो महिलाओं की संख्या 43,900 है। डीडीहाट विधानसभा में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर सबसे ज्यादा हैं। 82,741 मतदाताओं वाली डीडीहाट सीट में पुरुष मतदाता 40,600 हैं तो महिलाओं की संख्या यहां 42,141। महिला वोटर्स की ज्यादा संख्या अब ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग कर रही है। महिलाओं को अक्सर निर्णायक भूमिका में ही देखा जाता है। मैं समझती हूँ कि अब निर्णायक भूमिका से ज़्यादा उन्हें अब नेतृत्व की भूमिका में भी देखा जाना चाहिए। और एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मेरा मानना है कि पंचायतों से ही महिलाओं को जो सशक्त नेतृत्व की जो कक्षा होती है उनकी एक परिपक्वता के रूप में वो आगे बढ़ रही हैं। पिथौरागढ़ जिले में सिर्फ गंगोलीहाट ही ऐसी विधानसभा है जहां महिलाओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। हालांकि फिलहाल जिले में 2 महिला विधायक हैं, तो ऐसे में अब देखना होगा कि सियासी पार्टियां कितनी महिलाओं पर टिकट के लिए भरोसा जताती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करते हैं, पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है जबकि निचले इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, जिसके चलते न सिर्फ पहाड़ों में तापमान माइनस में पहुंच गया है और आम लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों के लिए अपने मवेशियों के लिए चारा जुटाने की भी समस्या सामने आ रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी भी हल्की बर्फबारी जारी है। जिले में 3 दिन से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। 3 दिनों से गंगोत्री हाईवे झाला के आगे और यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप में बंद है। तो विश्व प्रसिद्ध क्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी के बाद स्कीइंग के शौकीन खिलाड़ी स्कीइंग कर रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा स्कीइंग प्रेमियों को स्कीइंग कोर्स कराए जा रहे हैं। पिछले 2 साल से औली में बर्फबारी ना होने की वजह से नेशनल खेल भी स्थगित करने पड़े, लेकिन इस बार अच्छी खासी बर्फबारी होने के बाद स्कीइंग प्रेमी भी एशिया के सबसे लंबे स्कीइंग स्लोप पर स्कीइंग करने के लिए पहुंच चुके हैं।